नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने की प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता। 9 राज्यों में फैले लगभग 30,000 करोड़ के रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों से जुड़े 7 अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की भी समीक्षा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कहा, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का है पूरा अधिकार। मतदाता सूची का अपडेट होना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य शर्त। भाजपा ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष की राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक हार। इंडी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी और घुसपैठियों का संरक्षक। कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना को व्यापक योजना के रूप में जारी रखने की दी मंजूरी। उन्नत तकनीक के माध्यम से पीडीएस संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में चल रही है भयंकर लू। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की सावधानी बरतने की अपील। और आईएसएसएफ म्यूनिख वर्ल्ड कप में ईशा सिंह का अचूक निशाना। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़े 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं देश के 9 राज्यों में चल रही हैं। बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शहरी इलाकों में रूफटॉप सोलर को मिशन मोड में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों, रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक संस्थानों में बड़े स्तर पर रूफटॉप सोलर लगाने से बिजली खर्च कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सड़क और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वधावन पोर्ट को पोर्ट आधारित मल्टी मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्रीय गेटवे बने जहां कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, हाईवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का बेहतर समन्वय हो। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े ढांचे को तेजी से पूरा करने को कहा। उन्होंने वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और गोवर्धन प्लांट्स को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके नतीजे जमीन पर दिखाई देने चाहिए। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्यों के बीच जल विवादों को सहयोग और सहमति से सुलझाने का मॉडल बन सकती है। उन्होंने राज्यों से जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और सिंचाई से जुड़ी ऐसी परियोजनाओं पर मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों को विकास का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से लंबित मुद्दों को तेजी से हल कर परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने नहरों के ऊपर और किनारे सोलर पैनल लगाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे जमीन का बेहतर उपयोग होगा, पानी के वाष्पीकरण में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर राज्यों में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की मासिक समीक्षा की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा से की गई।
बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया के समय से देश में इस मुद्दे पर घमासान जारी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले पर लंबी सुनवाई चली। आज इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया और एसआईआर को पूरी तरह से संवैधानिक और न्याय संगत माना है। अदालत के इस आदेश के बाद लंबे समय से देश में चल रही राजनीतिक बहस पर भी विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए जरूरी माना है और इसे मतदाता सूची की शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक बताया है। वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर देश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताया और कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई जान फूंकता है। अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। तो एसआईआर का विरोध कर रहे ग्रुप की ओर से वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इस फैसले को सिर्फ बिहार के संदर्भ में बताया। विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। एसआईआर पर लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ नहीं, ये संविधान के अनुच्छेद 324 और आरपी एक्ट के सेक्शन 21 के तहत है। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष और सही चुनाव सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुताबिक और पूरी तरह से संतुलित है। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं उनके लिए भी इसमें राहत और अपील का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम होना अंतिम प्रमाण नहीं है, उसे जांच कर बदला जा सकता है। चुनाव आयोग को पूरी मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार है। जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने जांचने के लिए सोच समझकर दस्तावेज तय किए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड को भी शामिल किया गया। दस्तावेजों का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक न मानकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है। नागरिकता का असली और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी के पास है। चुनाव आयोग केवल ये देखता है कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। आयोग ने जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते हुए हटाया है, उनके मामलों को चुनाव आयोग 4 हफ्तों में सक्षम अथॉरिटी को भेजेगा। अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से काटा गया है तो वो व्यक्ति चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से बीते लंबे समय से चले आ रहे तमाम सवालों के सिलसिलेवार जवाब मिल गए हैं और कोर्ट के इस फैसले से देश के लोकतंत्र में एसआईआर की प्रक्रिया को और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहले बिहार और फिर बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आज जब इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है तो लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अटकलें खत्म हो गई हैं। जहां इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को जमकर घेरा है और कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरे विपक्ष की हवा निकल गई है, तो वहीं विपक्षी दल अभी भी इस फैसले के बीच में अपने हिस्से की राजनीतिक गुंजाइश तलाश रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरी तरह सही ठहराया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रक्रिया को न सिर्फ वैध बल्कि पूरी तरह संवैधानिक बताया है। इस फैसले के साथ ही विपक्ष की उन कोशिशों पर पानी फिर गया है जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर भ्रम और अफवाहों का बाजार गर्म किया था। फैसले के तुरंत बाद भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विपक्ष की बड़ी पराजय है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी पारा हाई है। जो विपक्ष कल तक एसआईआर प्रक्रिया को ही गलत बता रहा था, वो अब चुनाव से पहले एसआईआर कराने को गलत बता रहा है। एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयोग की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है। आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 टूक फैसले के बाद भी विपक्ष बेचैन है। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पहले भी महीनों तक हल्ला मचाया, इसे बैकडोर एनआरसी बताया, जनता में भ्रम फैलाया और कोर्ट में याचिकाएं दायर की। अब जब देश का सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहरा रहा है, तब भी वे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के गरीबों के लिए जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीडीएस में स्वचालन के साथ राशन परिवहन और हैंडलिंग सहायता योजना सार्थक पीडीएस को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके तहत खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता सहित पीडीएस संचालन के आधुनिकीकरण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ का आवंटन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए केंद्र ने सार्थक पीडीएस योजना को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सार्थक पीडीएस में 3 अहम बदलाव भी किए गए। राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से अनाजों को अलग अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिर में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में जो पैसों की दिक्कत आ रही थी, अब केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को आर्थिक मदद भी देगी। दूसरे अहम बदलाव के तहत राशन दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। तीसरे बदलाव के जरिए पूरी राशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाया जाएगा, जिसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पीडीएस के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। दरअसल केंद्र का मानना है कि इस पहल से पीडीएस प्रणाली और बेहतर तरीके से काम करेगी, जिसका अधिक फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। प्राइमरीली पूरे सिस्टम का इसका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कैसे सिस्टम इम्प्रूव हो, बेटर लॉजिस्टिक्स, एआई इनेबल्ड सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज, डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, कहीं पर भी अगर मूवमेंट को कम करना हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, 15 to 50% का ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है इस पूरे एक्सरसाइज से।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज केंद्र सरकार मुहैया कराती है। इस योजना का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश में गरीबी कम करने के साथ पोषण की स्थिति में भी इसका व्यापक असर पड़ रहा है। सार्थक पीडीएस के जरिए 80 करोड़ लोगों को पीडीएस प्रणाली का अधिक फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही अनाज की धुलाई की लागत भी कम हो सकेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के आधुनिकीकरण और राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सार्थक पीडीएस नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, देश के हर जरूरतमंद तक पीडीएस के माध्यम से समय पर खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सार्थक पीडीएस को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाकर जारी रखने का फैसला किया गया है। इससे पीडीएस से होने वाली डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और बेहतर बनेगी, साथ ही शिकायतों के समाधान में भी तेजी आएगी। असम विधानसभा ने भारी हंगामे और लंबी बहस के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून के लागू होने पर राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। असम विधानसभा में मैराथन बहस और विपक्ष के तीखे विरोध के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक आखिरकार पास हो गया। इसके साथ ही असम यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं की गरिमा और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया। सरकार का दावा है कि नया कानून सामाजिक और कानूनी समानता को मजबूत करेगा। Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitment in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम की जनता को बधाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा की स्थापना के दिन से ही उसका संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू कर रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद आज असम ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। इस अवसर पर मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा जी और उन सभी विधायकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हम देश के हर हिस्से में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्ता पक्ष ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे गैर जरूरी और राजनीतिक एजेंडा करार दिया। हमारे लिए एक गौरव का दिन है और सौभाग्य का दिन है। आज का दिन में पहला अधिवेशन में हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व सरकार ने यूसीसी पास कर दिया। अभी महिला को सुरक्षा मिलेगा। हम लोग चाहता था कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके उसका बाद बिल लाने के लिए, अगर बिल लाया है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। तो बिल में कुछ है ही नहीं, यहाँ में कुछ समक दिखाने के लिए ये बिल लाया गया है। यूसीसी विधेयक के तहत सभी शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल तय की गई है। पहचान छिपाकर धोखे से या जबरदस्ती शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा सभी धर्मों में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और विवाहित रहते दूसरी शादी करने पर भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। संबंध खत्म होने पर भी सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी।
लिव इन से जन्मे बच्चों को संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलेगा, जबकि जानकारी छिपाने पर 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने के साथ माता पिता की संपत्ति में बेटियों को भी पूरा हक दिया गया है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी का अधिकार सामान्य तौर पर मां को मिलेगा। हालांकि राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि वे अपनी पारंपरिक रीति रिवाज और सामुदायिक कानूनों का पालन जारी रख सकें। भाजपा ने 2026 के असम विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने का वादा किया था और अब सरकार ने उस वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ गुवाहाटी से देवाशीष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य भर में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ जारी है। सीमा पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति पर तेजी से काम हो रहा है। इस बीच घुसपैठ के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। टीएमसी सांसद काकोली घोष के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, और जिसके बाद उनके इस इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब नई चर्चा छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य के कई जिलों में इन्हें पकड़ने की मुहिम शुरू की है। लाल गोला में पकड़े गए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। बुधवार सुबह जिले के विभिन्न इलाकों से और 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर लाल गोला के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। मालदा और उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया समेत राज्य के होल्डिंग सेंटर्स में पकड़े गए बांग्लादेशियों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में अब तक चिन्हित किए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2000 तक पहुंच चुकी है। पकड़े जाने के डर से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ हाकिमपुर सीमा पर लगातार बढ़ रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन 23 जिलों में तेजी से होल्डिंग सेंटर्स बनाने पर जोर दे रहा है। होल्डिंग सेंटर्स में रखे गए बांग्लादेशियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पकड़े गए बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजने पर भी राज्य सचिवालय जोर दे रहा है। बंगाल में और एक होल्डिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया। मुर्शिदाबाद मालदा के बाद हाकिमपुर के तेतुलिया पथे साथी होल्डिंग सेंटर। अभी बंगाल में जितने घुसपैठिया हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाकिमपुर में जो सारे भारत से जो लोग आ रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट चालू होने के बाद वो लोग यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। एक ऐसे ही एक हॉल है जहाँ पर पुरुषों को रखा गया है और दूसरे हॉल में महिलाओं को रखा गया है। यहाँ के जो आधिकारिक है वो कह रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा अब तक इस जो होल्डिंग सेंटर है, ये होल्डिंग सेंटर में उनको लाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये घुसपैठिए गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग किया जाएगा। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उसको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। इधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में लगातार फूट और कलह जारी है। पार्टी के ऐसे नेता जो ममता बनर्जी के सामने मुंह खोलने से डरते थे, वे अब मुखर हो रहे हैं। ऐसे ही एक तृणमूल सांसद काकली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बक्सी को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में सामने आए राशन भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाले और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर की मौत की घटना ने आम लोगों के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है। इससे पहले मंगलवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निमंत्रण पर आयोजित प्रशासनिक बैठक में तृणमूल सांसद शामिल हुई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इशारों में कहा कि कुछ खास सांसदों को ही बुलाया जा रहा है। তারা বলছেন যে আপনারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন, যারা বলছেন যে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ফলতাতে যে চতুর্থ হয়েছে। इस बीच शुभेंदु सरकार का भ्रष्टाचार परवार जारी है। राज्य के बदुड़िया में सचमुच पैसों का पेड़ मिलने जैसा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पैसा तृणमूल नेता और नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य का काला धन बताया जा रहा है। आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों में सोमवार को तृणमूल के बादुड़िया नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस की छापेमारी के दौरान कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में रखे तिरपाल के नीचे से ही 80 लाख रुपए भी बरामद हुए। तो वहीं बुधवार सुबह पटसन के खेत की मिट्टी के नीचे बोरे और ट्रॉली बैग में करोड़ों रुपए बरामद किए गए। सत्ता बदलने के बाद भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में और रफ्तार पकड़ सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन सौंपनी शुरू कर दी है ताकि सीमा चौकियों और कटीले तारों की फेंसिंग का काम तेजी से पूरा किया जा सके। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी साझा की है कि अब तक कुल 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा जमीन मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में दी गई है। इसके अलावा दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों में भी बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि सीमा इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की भारत बांग्लादेश सीमा करीब 2200 किलोमीटर लंबी है और लंबे समय से यह इलाका अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों को लेकर संवेदनशील माना जाता रहा है। खासतौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में घुसपैठ और फेंसिंग को लेकर कई बार राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं। बीएसएफ लगातार सीमा पर नई चौकियां बनाने और अधूरी फेंसिंग पूरी करने की मांग करता रहा है। राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने का लक्ष्य तय किया था। अब तक 142 एकड़ से ज्यादा जमीन हस्तांतरित होने को उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अब भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सत्यापन के साथ पारदर्शी तरीके से शुरू होगी। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो और इसके बूथ स्तरीय एजेंट्स यानी बीएलए के जरिए राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाएगा। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर की जाने वाली गणना 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई को समाप्त होगी, जिसके बाद मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर को लेकर हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जी। सर, एसआईआर दिल्ली में कब से लागू होने जा रही है, कब से प्रक्रिया होगी? सर, एसआईआर कमीशन ने दिल्ली के लिए अनाउंस कर दी है, जिसपे जो मेन शेड्यूल है पब्लिक के लिए वो 30 जून से शुरू होगा, 30 जून से 29 जुलाई, जिसमें हाउस टू हाउस सर्वे है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारे बीएलओस हर घर जाएंगे और हर इलेक्टर को 2-2 इनूमरेशन फॉर्म देंगे। ये इनूमरेशन फॉर्म पहले ही फिल्ड इन होंगे, तो जो आज के इलेक्टोरल रोल में जो डिटेल्स है इलेक्टर की, वो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक फिल्ड आएगी। दिल्ली में कुल कितने बीएलओ की ड्यूटी लगाई जा रही है इस कार्य के लिए, और जो लोग घरों पर नहीं मिलते उनके लिए क्या? दिल्ली में हर बूथ के ऊपर एक बीएलओ लगाया गया है और जो लोग घर पे नहीं मिलेंगे तो जैसे बीएलओ 3 बार जा सकता है उनके घर में, और दरवाजे के नीचे से उसको रख सकता है इन केस 3 बार उसने घर बंद मिला है। प्लस दूसरा भी ऑप्शन है कि जो इलेक्टर्स हैं वो उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा भी करा सकते हैं, या गाइडेंस चाहिए किसी तरह की, तो हर इनूमरेशन फॉर्म के ऊपर बीएलओ का नाम और बीएलओ का नंबर लिखा हुआ है, तो इमीडिएटली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो, उसके लिए चुनाव कार्यालय ने किस तरह की तैयारी की है? प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका हर स्टेज पे कमीशन की गाइडलाइंस में इन्वॉल्वमेंट है, बीएलओ लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बीएलए
2 अपॉइंट करना है, जो BLO के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, उस प्रक्रिया को देखेगा, इन्वॉल्व रहेगा। उसी तरह से ERO के लेवल पे जहाँ पे ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, बनेगा, उसके नोटिसेस जाएंगे, क्लेम ऑब्जेक्शन डिस्पोज होंगे, उसके बाद फिर फाइनल रोल निकलेगा। तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने BLA 1 अपना अपॉइंट करना है। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी सभी के साथ मीटिंग की है, उनको पूरी प्रोसेस बता दी है, पूरी गाइडलाइंस उनके साथ शेयर की है, प्लस उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी BLA 2 और BLA 1 आपने नहीं अपॉइंट किए हैं या चेंज करने हैं, इमीडिएटली आप कीजिए, ताकि पूरी प्रोसेस आप भी देखें, विटनेस करें। दिल्ली के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिल्ली के मतदाताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो इनूमरेशन फॉर्म है उसको आप ठीक से भरिए। जो 2002 या जब भी जिस भी राज्य से आप हैं या दिल्ली के हैं, तो जो पिछली SIR में जो भी नाम था या डिटेल थी वो करेक्ट भरिए। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कुछ जो भी स्पेलिंग थी वो भरिए। आज अगर आपने चेंज कर लिए तो वो मत भरिए, क्योंकि वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। तो जितना आप उसको गलत भरेंगे उतने नोटिस जनरेट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि नोटिस जनरेट ज़्यादा हो या पब्लिक आए। हम चाहते हैं कि सारा जो भी इलेक्टर है वो सही से जानकारी भर दें और उसका एक बार में काम हो जाए। तो उसके लिए हमने कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि कैसे अपना नाम, जो भी SIR में आप दिल्ली में थे या कोई दूसरे राज्य से माइग्रेशन हो गए हैं तो वहाँ पे अपना नाम खोजें, या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम खोजें और उसको लिंक करके फॉर्म में भरें। तो ये दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बता रहे थे कि आगामी 30 जून से दिल्ली के अंदर SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस की बैठक उस वक्त अखाड़े में बदल गई जब मंच पर जगह और नेताओं के प्रोटोकॉल को लेकर पार्टी नेता आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा और बैठक को बीच में ही खत्म करना पड़ा। बैठक में मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूनम प्रभाकर मौजूद थे। इस दौरान वरिष्ठ नेता फिरोज खान और उस्मान अली हाजरी के बीच स्टेज शेयर करने को लेकर तकरार शुरू हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उस्मान अली हाजरी ने फिरोज खान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद दोनों गुटों के समर्थक भी आमने सामने आ गए। गांधी भवन में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति संभालने के लिए सरकार के सलाहकार वी हनुमंत राव और कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव आगे आए, लेकिन हंगामे के बीच ही उन्हें भी धक्का देकर हटाए जाने की बात सामने आई है। बैठक का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और वहां अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। गांधी भवन में कांग्रेस नेताओं की इस भिड़ंत के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पार्टी के भीतर खुलेआम हुई इस खींचतान से नाराज होकर मोहम्मद अजहरुद्दीन कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए, जबकि मंत्री पूनम प्रभाकर ने हालात काबू से बाहर जाते देख बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन सिक्किम की राजधानी गंगटोक में महिलाओं के लिए बस यात्रा को सस्ता और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अम्मा दीदी बहन पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार ने इस बस सेवा को महिलाओं के लिए समर्पित परिवहन सेवा के रूप में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राजधानी गंगटोक के भीतर महिलाओं की दैनिक यात्रा को सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और किफायती बनाया जाए। महिलाओं के लिए खास तौर पर शुरू की गई ये बस सेवा पूरी तरह से महिला चालकों और कंडक्टर्स द्वारा संचालित है। इसे सुरक्षा और महिलाओं के लिए सुविधाजनक यात्रा अनुभव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने समारोह में हिस्सा लिया और सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों और उनके माता पिता और शिक्षकों का परिश्रम सार्थक हुआ है। सभी विद्यार्थी एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर
हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को देश भर के 550 शहरों में बनाए गए 5400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी उपायों के आकलन और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक, उच्च शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एनटीए ने परीक्षा की सुरक्षा को मजबूत करने और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए किए गए अतिरिक्त इंतजामों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही देश भर के परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं और छात्रों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात और उसके भारत पर संभावित प्रभावों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में IGOM की एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से अपील की कि वो किसी घबराहट में पेट्रोल, डीजल और LPG की खरीदारी न करें। सरकार का कहना है कि देश में सप्लाई चेन की स्थिति सामान्य बनी हुई है। बैठक में पश्चिम एशिया में उभरते सुरक्षा परिदृश्य, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों, परिवहन व्यवस्था तथा आवश्यक सेवाओं पर संभावित प्रभावों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 के मुताबिक बीते एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य खर्च और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक खपत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जबकि लोगों की जेब से इलाज पर होने वाला खर्च लगातार घटा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.30 लाख करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 3.85 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी 1.15% से बढ़कर 1.43% हो गई। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की भागीदारी भी 28.6% से बढ़कर 43.7% हो गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इलाज पर लोगों की जेब से होने वाला खर्च घटकर 43.4% रह गया है, जिसे आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सामाजिक सुरक्षा व्यय और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने त्रिपुरा के प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत राज्य के इस GI टैग वाले फल को बढ़ावा देने के लिए 236 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस अनूठे फल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और किसानों की आय में भारी वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। क्वीन अनानास त्रिपुरा का राज्य फल है, जो अपनी खास मिठास और खुशबू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इस योजना के माध्यम से त्रिपुरा को वैश्विक अनानास बाजार का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा है। आज की जो स्कीम हमने लॉन्च की, उसी विचारधारा के आधार पर कि ये केवल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ साथ ये होल ऑफ इंडिया का अप्रोच है। और मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, कहने के लिए 236 करोड़ की योजना है, लेकिन इस 236 करोड़ की योजना में 8 सरकारी सहभागी, हमारे किसान, हमारे निजी क्षेत्र, सभी को मिलाकर, जैसे माले में अलग अलग तरीके के फूल होते हैं,
उस माले को अलग अलग फूल के साथ पिरोने का कार्य हमारे डोनर मंत्रालय ने त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर किया है। Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovindji. Tripura's queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals. This is organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety and it contains exceptional sweetness. देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक सूरज आग उगल रहा है। कई इलाकों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने, जरूरतमंद की मदद करने और इस प्रचंड गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने का आग्रह किया है। मई की मारक गर्मी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। आसमान से बरस रही आग ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों में लू के थपेड़ों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन में जहां तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, तो वहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भीषण लू का प्रकोप जारी है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर है। राजस्थान के चूरू और बाड़मेर जैसे इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी कई जिलों में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना में भी गर्मी चरम पर है। गर्मी के इस प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। गर्मी से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह देने के साथ साथ बेजुबानों की मदद की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवन दान बन सकता है। आइए इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री का ये छोटा सा सुझाव मानवता का एक बड़ा संदेश है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। इस चिलचिलाती गर्मी से बचाव के लिए केंद्र सरकार लगातार अपील कर रही है, लेकिन भीषण गर्मी से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। लोग सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्रीन और क्लीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ते हुए रेलवे ने हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड DEMU ट्रेन चलाने को मंजूरी दी है। ये ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नॉर्दर्न रेलवे के जींद सोनीपत सेक्शन पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड डेमो ट्रेन शुरू की जाएगी। इस ट्रेन के लिए RDSO और
रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की मंजूरी भी ली गई है। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर चलेगी और इसके लिए हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के संचालन के लिए कई सुरक्षा शर्तें भी तय की हैं। ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट के लिए अलग से ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल तैयार किए जाएंगे। हाइड्रोजन लीक और आग जैसी स्थिति पर नजर रखने के लिए सेंसर और डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। रेलवे ने कहा है कि शुरुआती 3 महीने तक ट्रेन के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ मौजूद रहेगा ताकि रास्ते में आने वाली किसी भी तकनीकी दिक्कत को तुरंत संभाला जा सके। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन और पूरे परिसर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेन के लिए बैकअप सिस्टम, जरूरी स्पेयर पार्ट्स और 24 घंटे मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस ट्रेन को सिर्फ जींद सोनीपत सेक्शन पर चलाने की मंजूरी दी गई है। रेलवे ने संकेत दिए हैं कि आगे जरूरत और अनुभव के आधार पर दूसरे सेक्शन में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना को रेलवे के भविष्य की बड़ी तकनीकी छलांग माना जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में देश के कई दूसरे रेल मार्गों पर भी ऐसी ग्रीन ट्रेन्स दौड़ती दिखाई दे सकती हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारत का दौरा करेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के विभिन्न बिंदुओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। साथ ही बाजार पहुंच, गैर शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को पारस्परिक व्यापारिक लाभ के लिए एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई थी। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में वाशिंगटन डीसी का दौरा कर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। अमेरिकी दल का ये दौरा उसी चरण के विस्तार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने स्टेप टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम कर स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के तहत वीडीए कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 50 से अधिक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वितरित किए गए। इस मौके पर अधिकारियों ने क्लीनर एंड ग्रीनर वाराणसी का संदेश देते हुए हरित ऊर्जा को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण का एक छोटा सा हम लोगों ने एक पहल किए हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान पे हम लोग पेट्रोल डीजल का जो खपत कम करना है, तो उसके लिए जो वाराणसी विकास प्राधिकरण का लगभग 400 एम्प्लॉई है, उसमें से 300 प्लस एम्प्लॉइज़ आपके 2 व्हीलर से आते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो हमें सभी ये फेज़ वाइज हम लोग ये प्रयास करें कि सभी एम्प्लॉइज़ को हम जो पेट्रोल और डीजल वाला व्हीकल है उसे हम ईवी में कन्वर्ट करें। जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक शूटिंग रेंज में भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 21 साल की ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने फाइनल में 43 हिट का स्कोर किया, जो सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फाइनल में ईशा शुरुआत से ही पूरी तरह हावी रही। उन्होंने 10 में से 5 सीरीज में परफेक्ट 5 लगाए और घरेलू खिलाड़ी टोरेन वेनेकैम को 5 अंकों के बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बुल्गारिया की मिरोस्लावा मिंचेवा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वालिफिकेशन में भी ईशा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 587 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ की रणनीतिक जिमनेक बैठक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यूरोप के 26 शक्तिशाली देशों के साथ वैश्विक सुरक्षा और पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधी चर्चा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ भी मुलाकात की। पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच फिर से भड़कती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीदों के बावजूद मिसाइल हमले, सैन्य चेतावनियां और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। हॉर्मुज से लेकर लेबनान और गाजा तक हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल के हमले तेज हैं, ईरान हाई अलर्ट पर है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि कहीं ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। क्या है स्थिति,
इस रिपोर्ट में देखिए। उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अब तक औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया है और हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। दरअसल सोमवार को अमेरिका ने होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाते हुए दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन और विमानों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध होने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। IRGC नौसेना के उप राजनीतिक प्रमुख मोहम्मद अकबर जादे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। चाबहार से महाशहर तक का इलाका हमलावरों की कब्रगाह बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीतिक। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और IRGC हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश लड़ाई खत्म करने के लिए बेहतर रास्ता निकालने को तैयार है। उधर इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला तेज कर दिया है। मंगलवार को इजराइल के हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई शहरों और गांवों के लिए इलाके खाली करने की चेतावनी भी जारी की है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा होने का खतरा है। इजराइल की तरफ से पिछले 24 घंटों में 20 बार गांव और कस्बों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। लगातार हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में डर और अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट के मुताबिक लोग तेजी से सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद औदा को मार गिराने का दावा किया है। नेतन्याहू ने बताया कि 7 अक्टूबर के हमलों के समय हमास का खुफिया प्रमुख था और इज़ अल दीन हद्दाद की मृत्यु के 1 सप्ताह पहले ही हमास के सैन्य विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उधर यूरोपीय संघ किसानों को राहत देने के लिए नया फर्टिलाइजर एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। इसमें खाद का स्टॉक जमा करना, किसानों को आर्थिक मदद देना और दूसरे देशों से ज्यादा खाद मंगाना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की बड़ी मात्रा में खाद और ईंधन की सप्लाई होती है। संकट बढ़ने से खाद और गैस के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। यूरोप में खाद की कीमतें पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ चुकी हैं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।